हेलो। आवाज नहीं दिया है जी। हेलो। हेलो। कहाँ आवाज आ रहा है? पंखा उधर के कर दिया है जी। पंखा इधर करना है। मतलब एगो पंखों नहीं रहने देते हैं मेरे सामने। देख रहे हैं कितना लाइट है, 8 गो लाइट है। एक तो गर्मी है, ये ऊपर से ये गर्मी देता है। हेलो। क्या हाल चाल है बताइए? कैसे हैं आप लोग? वर्षा हो गया, भीग गए आप? वर्षा में भीग गए क्या? पसीना है? ओ। वर्षा हुआ है। और वर्षा बड़ी शुभ होता है। कोई भी काम करने से पहले वर्षा हो जाए तो बड़ी शुभ माना जाता है। समझे? तो आज आप सब लोग जो उपस्थित हुए हैं, बिहार एसएससी एग्जाम, बिहार एसएससी एग्जाम और बिहार एसएससी एग्जाम के अंतर्गत सीजीएल 4, सीजीएल 4 का जो नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है, उसकी तैयारी कैसे की जाए, इसकी जानकारी लेने के लिए आप सब लोग आज उपस्थित हुए हैं। देखिए, कोई भी काम करने से पहले, ऑनलाइन वाले लोग आप लोगों को भी गुड आफ्टरनून है। जो जो बोल रहे हैं, कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, कुछ गुड आफ्टरनून बोल रहे थे। जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग है, और जो गुड आफ्टरनून जो बोल रहे थे उनको गुड आफ्टरनून है। हम आपकी बात भी सुन रहे हैं। नमस्ते गुरुजी। चलिए ठीक है, ठीक है। हाय हेलो सब लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। आइए, देखिए बाबू, समझिए, सब चीज स्पष्ट कर देंगे। थोड़ा सा हमको सुन लीजिए और फिर सब चीज आपको स्पष्ट हो जाएगा। बाबू परेशान नहीं होना, थोड़ा सुनिए ना, फिर बाद में आप लोग से बात करेंगे। हटा दीजिए कमेंट, पहले हम कुछ बोल लेते हैं, उसके बाद फिर। बिहार एसएससी सीजीएल 4, जानते हैं, बिहार एसएससी को लेकर छात्र एवं छात्राओं के मन में जो पहला दुविधा होता है, वो यह होता है कि परीक्षा होगा कि नहीं होगा। यही दुविधा रहता है। लेकिन हम आपको ये बात स्पष्ट कर दे, अभी सब चीज हम आपको स्पष्ट करेंगे। सीजीएल 4 से पहले सीजीएल 3 आया था, सीजीएल 3 आया था। सीजीएल 3 का जो है एक अवलोकन हम लोग कर लेते हैं। सीजीएल 3 का अवलोकन हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे दरोगा और सीजीएल में अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर। आप अगर नहीं कह सकते हैं तो अंतर है, ये बात आप जरूर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं अंतर है? बिहार दरोगा जीएस आधारित एग्जाम है। उसमें प्रीलिम्स में मैथ 5 गो 6 गो या मैक्सिमम 10 गो, मेंस में मैथ 15 से 20 गो। तो बिहार दरोगा में तो 80-90% जीएस पूछ रहा है। तो बिहार दरोगा जीएस आधारित एग्जाम है। बिहार एसएससी में मैथ रीजनिंग 50% पूछता है। बिहार एसएससी में जो प्रीलिम्स होता है 150 क्वेश्चन का होता है, उसमें 75 मैथ रीजनिंग, 75 जीके जीएस, 75 मैथ रीजनिंग और 75 जीके जीएस, तो 50% हो गया। तो अंतर नहीं हुआ, बताइए। कहीं पर मैथ रीजनिंग का परसेंटेज 10-20% है और कहीं पर मैथ रीजनिंग का परसेंटेज 50% है। तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? जो एक बेसिक और मूल अंतर
बिहार दरोगा और बिहार एसएससी सीजीएल में है, वैसा ही अंतर इंटर स्तरीय बिहार एसएससी के वैकेंसी और सीजीएल के वैकेंसी में है। क्या अंतर है? जो सीजीएल 1, 2, 3 और 4 आया है और बिहार एसएससी का 10th लेवल वैकेंसी आया है, दोनों में अंतर क्या है बाबू, आप समझिएगा। इंटर स्तरीय वाला वैकेंसी जो भी रहा है उसका परीक्षा 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस के बाद हुआ है। लेकिन सीजीएल 4 या सीजीएल 3, सीजीएल 4 से पहले सीजीएल 3 हुआ है, सीजीएल 3 से पहले सीजीएल 2 हुआ है, सीजीएल फर्स्ट हुआ है, उसका जाकर अवलोकन कीजिएगा आप। तो एकदम 1 से 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल में सीजीएल के वैकेंसी को क्लियर करवा लिया है बिहार एसएससी। तो इंटर स्तरीय का मामला अलग है बाबू, सीजीएल का मामला अलग है। तो सीजीएल को लेकर आप इस बात को एकदम दिमाग में मत आने दीजिएगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आप जान लीजिए एग्जाम होगा। बिहार एसएससी के चेयरमैन आलोक राज बाबू का इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात की जानकारी दी है। 2-3 बात जो उन्होंने स्पष्ट किया है, उनका जो इंटरव्यू है आज का, उसमें उन्होंने 2-3 बात स्पष्ट किया है। एक बात आलोक राज बाबू ने यह स्पष्ट किया है कि हम लोग सीजीएल 4 का फॉर्म अप्लाई चुनाव से पहले करवा लेंगे और परीक्षा चुनाव के बाद लेंगे। एक बात उन्होंने यह स्पष्ट किया है। अभी जो आपका फॉर्म फिलअप होना 18 अगस्त से शुरू था, लेकिन वो स्थगित कर दिया गया। क्यों स्थगित कर दिया गया? तो स्थगित इसलिए कर दिया गया क्योंकि हमारे राज्य के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त 2025 को गांधी मैदान से जो भाषण दिया है, उस भाषण में उन्होंने यह कहा है कि छात्र एवं छात्राओं को फॉर्म फिलअप में जो 500-600 रुपया लगता है, अब सबको 100 रुपया लगेगा मात्र फॉर्म फिलअप में। तो ये छात्रों के हक में लिया गया डिसीजन है, नो डाउट। लेकिन हम आप छात्रों के माध्यम से सरकार से एक मांग ये करना चाहते हैं कि आप छात्र हितैषी हैं, क्योंकि आपने समय समय पर वैकेंसी दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार बीपीएससी का आप प्रत्येक वर्ष वैकेंसी देते हैं, भले 200 दीजिए आप, 600 दीजिए आप, 1200 दीजिए या 1500 दीजिए, लेकिन बीपीएससी का वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आता है। बीपीएससी का एक कैलेंडर जारी है। बीपीएससी के स्टूडेंट को पता है कि पर साल वैकेंसी आएगा, प्रीलिम्स इस माह में होगा, मेंस इस माह में होगा। तो हम आप लोगों के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि बिहार एसएससी को लेकर भी जो है एक रणनीतिक वे में काम किया जाए और बिहार एसएससी का भी वैकेंसी प्रत्येक वर्ष दिया जाए, एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया जाए और परीक्षा साफ सुथरा करवाया जाए। क्या ये मांग हमारा गलत है? सही मांग है ना? और बिहार एसएससी ही नहीं, बिहार के भीतर जो युवा पढ़ लिख रहे हैं, बिहार गरीब राज्य न है हो, और इस गरीब राज्य में लोग गरीब है, यहां के लोग गरीब हैं, इसी वजह से बिहार गरीब है। तो यहां के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। नीतीश बाबू ही अभी मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और छात्र नेता के रूप में ही नीतीश जी उभरे थे।
तो छात्रों के लिए कुछ करके जाए नीतीश जी, हम लोग तो यही चाहेंगे, है कि ना। और छात्रों के लिए बस नीतीश जी यही कर दे कि बिहार एसएससी को लेकर भी प्रत्येक साल वैकेंसी आए, भले 5,000 आए, 10,000 आए, लेकिन पर साल वैकेंसी आए। और एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाए, और सिर्फ बिहार एसएससी नहीं बल्कि बिहार दरोगा को लेकर भी ये किया जाए, बिहार पुलिस को लेकर भी ये किया जाए। इससे क्या होगा बाबू जानते हैं? मतलब चीजों में नियमितता आएगा, हर कुछ बेहतर होगा। और इसको लेकर हम सभी लोग नीतीश जी का सदा जीवन भर ऋणी रहेंगे, लेकिन नीतीश जी ये सब चीज कर दे तब, समझ गए। जैसे देखिए बिहार दरोगा का वैकेंसी 2023 में आया था, 2023 के बाद अभी तक नहीं आया है। 2 साल से विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहा है, बिहार दरोगा का वैकेंसी नहीं आ रहा है। विद्यार्थी का भी सब्र का बांध अब टूट रहा है। और अगस्त भर हम लोग वेट करते हैं, और सितंबर में हम लोग भी मांग करेंगे। जैसे टीआरई वाला मांग करता है ना, रोड पर उतरता है, तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बिहार दरोगा की वैकेंसी भी आप जल्दी प्रकाशित कर दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग संवैधानिक तरीका से रोड पर उतरेंगे। क्योंकि विद्यार्थी के सब्र का बांध अब टूट रहा है। पिछले 2 बरस से लोग तैयारी कर रहा है, अब कितना तैयारी करेगा? जो तैयारी करने वाला उसका तैयारी हो चुका है, तो तैयारी हो चुका है तो वैकेंसी और आना चाहिए ना हो। तो आपको एक बात तो बिहार एसएससी के चेयरमैन साहब ने यह स्पष्ट किया है कि फॉर्म अप्लाई हम करवा लेंगे। फॉर्म अप्लाई 18 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन नीतीश जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा कर दिया कि 100 रुपया फॉर्म फिलअप में लगेगा, उसी को लेकर, उसी चीज को बदलने को लेकर जो है फॉर्म अप्लाई को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा आलोक राज साहब ने जो बोला है बिहार एसएससी की चेयरमैन ने कि 2-3 दिन में जो है, आने वाले 1-2 दिन में जो है फिर से फॉर्म अप्लाई शुरू हम करवा देंगे। तो आने वाले कुछ दिनों में आप विश्वास मानिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो है फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, और एग्जाम चुनाव के बाद होगा, और एग्जाम होगा। और दूसरी बात, डोमिसाइल को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि जो डोमिसाइल नीति लागू की गई है वह शिक्षक भर्ती पर लागू की गई है, ना कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 पर लागू की गई है। सीजीएल 3 में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, वही व्यवस्था जो है आपको सीजीएल 4 में भी है, वही व्यवस्था बाबू आपको सीजीएल 4 में भी है। अब एक प्रमाण हम आपको दे देते हैं सीजीएल 3 का, सीजीएल 3 का प्रमाण दे देते हैं आप, ताकि आपको ये लगे कि नहीं वैकेंसी जल्दी क्लियर कर लेगा। तो सीजीएल 3 का प्रमाण हम आपको बाबू थोड़ा देना चाहते हैं, और फिर पढ़ाई लिखाई पर तो हम लोग अबे करेंगे। देखिए बाबू, बिहार एसएससी सीजीएल 3 थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। बिहार एसएससी सीजीएल 3 का फॉर्म अप्लाई हुआ था, फॉर्म भरना प्रारंभ हुआ था 14 अप्रैल 2022, 14 अप्रैल 2022, अप्रैल 2022। अंतिम तिथि है 1 जून 2022, यानी फॉर्म अप्लाई हुआ है अप्रैल से जून 2022, 2022 अप्रैल मई जून फॉर्म भरा का ये तिथि है। इसके बाद देखिए, एक तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 की अगर हम बात करें, यानी सीजीएल की अगर हम बात करें, तो सीजीएल 2 स्तरीय एग्जाम है। जैसे बिहार दरोगा 2 स्तरीय एग्जाम है, प्रीलिम्स और मेंस, वैसे ही सीजीएल की अगर हम बात करें बाबू, तो सीजीएल भी 2 स्तरीय एग्जाम है, उसमें भी प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। सीजीएल की अगर हम बात करें तो सीजीएल जो है आपको 2 स्तरीय एग्जाम है। कहां गया जी पेन, कहां गया? सीजीएल की अगर हम बात करें बाबू, तो सीजीएल जो है आपको 2 स्तरीय एग्जाम है। इसमें एक प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स 150 क्वेश्चन का होता है, 150 क्वेश्चन का होता है, जिसमें आपको 25 मैथ, 50 रीजनिंग, 25 साइंस और 50 जीके,
जीके, हाँ ठीक है, जीके जीएस, ये रहता है बाबू आपको प्रीलिम्स। और एक क्वेश्चन जो होता है ना 4 मार्क का होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। तो 150 क्वेश्चन है, 150 गुना 4 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 600 मार्क का प्रीलिम्स होता है। और बिहार एसएससी सीजीएल में निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी है, और संभवतः 1/4 निगेटिव है, संभवतः 1/4 निगेटिव है, 1/4 निगेटिव है। हाँ हाँ जी, कंफर्म है। इसे अब बोलने में बोल देते हैं, ठीक है, उससे नहीं मतलब रखिएगा, ठीक है, कंफर्म में बोलते हैं। ऐसे संभवतः शब्द का प्रयोग कर देते हैं, संभवतः, सामान्यतया, प्रथम दृश्या, ये सब बोलने में थोड़ा मतलब थोड़ा आपको अच्छा लगे, इसी वजह से ये सब शब्द का प्रयोग करते हैं, और कोई खास वजह नहीं है महाराज, ठीक है। तो 1/4 निगेटिव है, इसमें 1/4 निगेटिव है, मतलब 1/4 निगेटिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप 5 गो क्वेश्चन बनाए, 4 गो क्वेश्चन आप गलत कर दिए, 1 गो क्वेश्चन आप सही किए, मतलब कुल मिलाकर के लड्डू। यानी मान लिया जाए कि आप 5 क्वेश्चन बनाए, जिसमें 4 क्वेश्चन आप गलत कर दिए, 1 गो क्वेश्चन सही कर दिए, तो कुल मिलाकर के लड्डू, लड्डू मिलेगा आपको, समझ गए? तो इसका मतलब ये है 1/4 निगेटिव है इसमें। अब देखिएगा, जब आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तब आपको मेंस देना होता है, और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जो होता है बाबू 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है हिंदी का होता है, और 100 क्वेश्चन रहता है, और इसमें 30% मार्क लाना रहता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, क्वालिफाइंग नेचर। ये अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, समझ गए बाबू? क्वालिफाइंग नेचर का रहता है ये। हिंदी आपको पास करना है, एकदम पास करना है, हिंदी का विद्वान आपको नहीं बनना है, क्योंकि जब मेरिट बनता है ना बाबू, तो हिंदी का मार्क नहीं जुटता है। जब मेरिट बनता है तो हिंदी का मार्क नहीं जुटता है। हिंदी में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहता है, और अगर आप हिंदी क्वालिफाई नहीं करते हैं तब पर भी दिक्कत है, दिक्कत है। दिक्कत क्या है? तो ये जो सेकेंड पेपर होता है, सेकेंड पेपर का कॉपी नहीं चेक होगा आपका मेंस का। अगर मान लिया जाए कि आप हिंदी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर का आपका कॉपी नहीं चेक होगा, सेकेंड पेपर का आपका कॉपी ही नहीं चेक होगा, कॉपी ही नहीं चेक होगा। तो इसी वजह से हिंदी में क्वालिफाई करना जरूरी है। पहली बात हम आपको ये स्पष्ट कर दे। दूसरी बात, मेंस में जो सेकेंड पेपर होता है, महत्व इसी का है, महत्व इसका है, क्योंकि मेरिट इसी पेपर के आधार पर बनता है, मेरिट इसी पेपर के आधार पर बनता है। जैसे बिहार पुलिस एग्जाम में एग्जाम क्वालिफाई करना एक औपचारिकता मात्र है। फिजिकल जो होता है 100 मार्क का, 50 रनिंग, 25 गोला और 25 हाई जंप। 25 मार्क का गोला होता है, 25 मार्क का हाई जंप होता है, 50 मार्क का रनिंग होता है। उसमें आप कितना करते हैं, मेरिट उस पर बनता है। उसी प्रकार अगर हम प्रीलिम्स की बाबू बात करेंगे, तो प्रीलिम्स तो पास करना मात्र भर है। प्रीलिम्स पास करेंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे, तो प्रीलिम्स पास करना मात्र भर है। उसके बाद मेंस, मेंस में जो 2 पेपर होता है उसमें हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो नौकरी लगने वाला मेरिट जो बनता है, जिससे आपको एकदम फाइनली नौकरी लग जाता है, वो मेंस का सेकेंड पेपर है। और मेंस के सेकेंड पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, गुना 4 कीजिएगा तो 600। और ये जो 150 क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, ये 150 क्वेश्चन जो है वही पैटर्न है जो पीटी का है। 25 मैथ, 50 रीजनिंग, 50 रीजनिंग, 25 साइंस, 25 साइंस, और 50 जीके जीएस, 50 जीके जीएस, यही है।
यानी प्रीलिम्स और मेंस के सेकेंड पेपर का लगभग सिलेबस सेम है और इसी मार्क के आधार पर आपका मेरिट बनेगा बाबू। तो मेन ये है। तो एग्जाम के बारे में थोड़ा सा हम आपको समझा दिए। अब यहां पर थोड़ा सा बाबू आप देख लीजिए कि ये बात जो हम आपको बताए थे कि एक प्रूफ देखिए कि सीजीएल क्लियर करता है या नहीं करता है बोर्ड। तो देखिए अप्रैल मई जून में फॉर्म भराए हो रहा है। प्रीलिम्स देखिए कब हो रहा है, और प्रीलिम्स 2 सीटिंग हुआ है। प्रीलिम्स एग्जाम 26 एवं 27 नवंबर 2022 को हुआ है। 26 एवं 27 नवंबर 2022 यानी अप्रैल मई जून में आपका फॉर्म अप्लाई हुआ। फॉर्म अप्लाई के डेट खत्म होने के बाद जुलाई अगस्त, सॉरी जून भी ले सकते हैं आप, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी लगभग फॉर्म अप्लाई के डेट खत्म होने के 7 माह बाद आपको प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया। तो आप ये मान करके चलिए कि फॉर्म अप्लाई जो है सितंबर अक्टूबर तक में खत्म हो जाएगा। नवंबर में चुनाव है, नवंबर में सरकार का गठन होगा। दिसंबर में एग्जाम अगर नहीं होता है तो फिर एग्जाम जनवरी फरवरी में भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें 10th और 11th 12th का एग्जाम होता है। तो फिर आपका एग्जाम मार्च अप्रैल में हो जाएगा। तो आप देखिए अक्टूबर से मार्च अप्रैल का समय, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी आप मान करके चलिए, और फॉर्म भी इसमें लाखों में गिरता है। तो आप मान करके चलिए, एक विधि व्यवस्था भी बनाना होता है, हड़बड़ी में तो बोर्ड कुछ नहीं कर लेगा। तो आप मान करके चलिए बाबू, एक अनुमान हम लगा रहे हैं सीजीएल 3 में हुए एग्जाम के आधार पर आपका एग्जाम प्रीलिम्स का मार्च अप्रैल में होगा। आपका एग्जाम प्रीलिम्स का मार्च अप्रैल में होगा। और बाबू जानते हैं 6 माह तैयारी के लिए बहुत सफिशिएंट होता है, बहुत सफिशिएंट होता है। अगर हम लोग आपको अच्छे से 6 माह पढ़ा दे सीरियस होकर के, और जिस सीरियसनेस के साथ हम आपको पढ़ाए उसी सीरियसनेस के साथ आप भी उसको पढ़ ले, तो फिर आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अब देखिए बाबू, आप 26-27 नवंबर को प्रीलिम्स एग्जाम हो गया। फिर प्री का रिजल्ट 20 से 30 जनवरी के बीच 2023 में दे दिया। यानी एग्जाम होने के, नवंबर में एग्जाम हुआ, दिसंबर जनवरी लगभग 2 माह बाद प्री का रिजल्ट दिया। फिर मेंस के लिए आवेदन फरवरी 2023 में लिया। फिर मेंस एग्जाम जो है मार्च 2023 में हो गया। यानी यहां पर समझिए, आपको तैयारी करने के लिए वक्त प्री एग्जाम से पहले ही मिलेगा। प्री के रिजल्ट के बाद मेंस का फॉर्म अप्लाई होने के बाद मेंस तुरंत ले लिया जा रहा है। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है, मतलब आपको जो मूल तौर पर बाबू तैयारी करनी है, आपको मूल तौर पर तैयारी प्री एग्जाम से पहले ही कर लेना है। मेंस के टाइम में सिर्फ रिवीजन करना है, सेट मारना है, सिर्फ रिवीजन करना है, सेट मारना है। और देखिए फाइनल रिजल्ट मई जून 2023, अप्रैल मई 2022 में वैकेंसी आया और साल भर में क्लियर कर दिया। बात समझ रहे हैं? साल भर में क्लियर कर दिया। तो वो बिहार एसएससी वाली बात ना है, वो 10+2 वाली बात ना है। और 10+2 के बारे में हम आपको बता दें, चेयरमैन साहब ने यह कहा है कि 12,000 समथिंग वैकेंसी था, उसमें 10,000 और वैकेंसी इंक्रीज होगा। अब वो वैकेंसी 22,000 के लिए होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि उसका भी एग्जाम हम लोग जल्दी करवाएंगे, लेकिन उसको लेकर बहुत ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं किए। लेकिन सीजीएल का इतिहास बिहार में, बिहार एसएससी सीजीएल का इतिहास साफ सुथरा है। और उनसे जो है क्वेश्चन पेपर लीक पर भी सवाल पूछा गया था, तो उस पर उन्होंने यह भी कहा कि देखिए हमने दिसंबर में पदभार ग्रहण किया, लगभग 8 महीना होने को चला है।
हम 3 एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं और काफी साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, और हम लोग भी यही चाहेंगे कि साफ सुथरा एग्जाम वो कंडक्ट करवाए। क्या जी, है कि ना है? देखिए, जब एग्जाम साफ सुथरा होता है बाबू, तो फायदा जो है ना बच्चों को होता है। किन बच्चों को होता है? जो ईमानदारी से मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, जो 6x6 के कमरा में, उसी कमरा में रहना है, उसी में पढ़ना है, उसी में खाना बनाना है, उसी में सोना है। इस प्रकार के बच्चों को फायदा होता है अगर एग्जाम साफ सुथरा होता है तो। और अगर एग्जाम साफ सुथरा नहीं होता है तो पैसा वाला बाप के बच्चा को फायदा होता है। समझ गए? तो एग्जाम साफ सुथरा हो ताकि गरीब छात्रों को फायदा हो सके। और देखिए, जनरल कंपटीशन का तैयारी यार कौन करता है? जनरल कंपटीशन का तैयारी जानते हैं? जो बेसहारा होता है। इसका स्वयं हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कैसे? तो हम आपको बता दें। हमारी माता जी का मन था कि हम बीटेक करें, और तैयारी किए कोटा जा करके, और बीआईटी मेसरा में एडमिशन भी हुआ। उस टाइम में बीआईटी मेसरा का बहुत नाम था, आज भी बीआईटी मेसरा का नाम है इंजीनियरिंग कॉलेज में। 1 साल रहे, 1 साल के बाद फ्यूचर हमको डार्क लगने लगा, हम छोड़ दिए। तो मेरा गार्जियन भी हमको छोड़ दिया, बोला मेरे मुताबिक नहीं करेगा तो जो मन है वो करो, हम भी तुम्हारे साथ नहीं है। बेसहारा हो गए। तो बेसहारा लोग क्या करता है? जनरल कंपटीशन का तैयारी। तो बेसहारा हो गए। 2012 से 16 सेशन था, 2012 से 13 रहे कॉलेज में, 13 में छोड़ दिए, 13 में बेसहारा हो गए। और उसके बाद जनरल कंपटीशन का तैयारी करने लगे, इधर उधर करके, जैसे तैसे, होम ट्यूशन, फॉर्म ट्यूशन, कुछ भी करके। होम ट्यूशन भी हम पढ़ाए, आपको पता है ये बात? होम ट्यूशन भी हम पढ़ाए हैं। और हम यूपी भी जाकर पढ़ाए हैं, बनारस, इलाहाबाद, गाजीपुर, बलिया, ये सब जगह जाके पढ़ाए हैं हम। समझ गए? यूपी में। तो होम ट्यूशन सब करके जो है जनरल कंपटीशन का तैयारी करना शुरू किए। 2013 से 14 तक तैयारी किए। 2014 में बिहार पुलिस का वैकेंसी आया। डूबे को तिनका का सहारा, सोचे इस बार बिहार पुलिस जो है निकालिए लेना है, ठीक है। और बिहार पुलिस का तैयारी अपने से किए, मात्र 3 माह पढ़े। बिहार पुलिस का 100 गो PYQ कहीं से ऊपर किए, क्योंकि उस टाइम में हम तो थे नहीं कंपटीशन लाइन में कि हम बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक बना दे, क्वेश्चन मार्केट में दे दे। सबसे पहले बिहार पुलिस का क्वेश्चन सब हम ही देते हैं, बिहार दरोगा बिहार पुलिस का क्वेश्चन हम देते हैं, क्योंकि बोर्ड क्वेश्चन देता है नहीं। तो उस टाइम में 100 गो क्वेश्चन ऊपर करने में हमको 7 दिन समय लग गया था। 100 गो बिहार पुलिस का PYQ क्वेश्चन ऊपर किए और कुछ बुक को आधार बनाए और 3 माह मात्र पढ़े, दिन रात एक करके। बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया, बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया मेरा। समझे बाबू? तो बेसहारा लोग जो है जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, बात सीधी है। हम तो अपना बेसहारापन दिखा दिए। अब दूसरी बात देखिए, गरीब लोग, किसान का बाल बच्चा, देखिए किसान का सम्मान पूरे देश के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि किसान ही सबका पेट भरता है। लेकिन सच क्या है बाबू जानते हैं? आज के डेट में सच यह है कि जो सच में काम करता है वो गरीब है, और जो दिखावटी काम करता है वो अमीर है। जैसे किसान सच में देश का पेट भरता है वो गरीब है, एक्टर दिखावटी काम करता है वो बहुत अमीर है, वो बहुत अमीर है। ये हमारे देश की सच्चाई है। किसान का बाल बच्चा, मध्यम वर्गीय फैमिली के लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, उसको कई बुरे दौर से गुजरना होता है। और हम भी मध्यम वर्गीय फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। जो कष्ट आज आप झेल रहे हैं हमने झेला है। सुबह खाते थे ना तो शाम के बारे में सोचते थे, शाम खाते थे तो सुबह के बारे में सोचते थे। और अगर पैसा नहीं आता था ना, पटना का रूम मालिक तो ऐसा है 5 तारीख तक पैसा नहीं देते थे ना, प्रत्येक दिन 50 रुपया जुर्माना लेता था, प्रत्येक दिन 50 रुपया जुर्माना लेता था। जब गैस खत्म हो जाता था ना तो 2 दिन तक, 3 दिन तक भूखे रहना पड़ता था, पानी पी करके रहना पड़ता था। हॉर्लिक्स, गर्म पानी में हॉर्लिक्स पी करके रहे हैं हम। समझ गए? और जैसे आप लोग को आप देखते होंगे कि पैसा आया घर से 5000 रुपया, 20 दिन में खत्म कर दिए, 10 दिन हवा पे चल रहे हैं।
10 दिन इससे पैसा मांग रहे हैं, उससे पैसा मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सब दिन हम देखे हैं बाबू, समझ गए, और रियल में सब दिन हम देखे हैं। तो किसान का बाल बच्चा जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, और किसान के लिए 100 रुपया का भी बहुत महत्व होता है, समझ गए। तो आपको कुल मिलाकर हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आप आज से अपने दिमाग में यह बात बैठाइए, साल भर में सब प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, और इस मेंटेलिटी के साथ जो है आप तैयारी करना शुरू कीजिए, समझ गए बाबू। तो एग्जाम कितना स्तरीय होता है ये बात हम आपको बता दिए हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ये बात हम आपको बता दिए हैं। और फॉर्म भराए जो है चुनाव से पहले हो जाएगा, एग्जाम चुनाव के बाद होगा, तो तैयारी में आप लोग लग जाइए। और जो थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी है, थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी जो है बाबू और आप जान लीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग अपना अध्ययन अध्यापन शुरू कर देंगे। ये तो पहले का डेट था, ये खत्म हो गया है, और वही 100 रुपया जो फी किया जाना है इसी को लेकर, तो इसको नहीं याद रखना है। फिर इसके बाद देखिए टोटल वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1481 है। टोटल नंबर और वैकेंसी की बात करें तो 1481 है। इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ का पोस्ट 1064 है, 1064 है। 1481 में 1064 एएसओ का ही पोस्ट है। और जानते हैं बाबू, एएसओ का पोस्ट प्राप्त करने के लिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो वैकेंसी आया है टोटल, कुछ पद जानते हैं बाबू, कुछ पद ऐसा है, उस पद पर आप फॉर्म तब अप्लाई कर पाते हैं जब आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से हुआ है, कॉमर्स से हुआ है या गणित से हुआ है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसको लेकर आप फॉर्म अप्लाई तब कर पाते हैं जब आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से हुआ है, या फिर कॉमर्स से हुआ है, या फिर मैथमेटिक्स से हुआ है, और पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट है आपको, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में जो सबसे ज्यादा पद एएसओ का है 1064 पद, इस पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप हिस्ट्री से ग्रेजुएट हैं तैयो एएसओ के लिए अप्लीकेबल हैं। आप पॉलिटी से ग्रेजुएट हैं तब पर भी आप एएसओ के लिए अप्लीकेबल हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाहिए, आप एएसओ का फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हैं। तो आप ये मत सोचिएगा, बहुत विद्यार्थी तो बहुत कुछ सोचने लगता है, इसमें तो अर्थशास्त्र मेरा है ये ना है। अरे वो है कुछ पोस्ट, लेकिन जो सबसे बड़ा पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट है 1064, इसके लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म का संख्या है, जैसे सहायक शाखा पदाधिकारी 1064 है, योजना सहायक 88, कनीय सांख्यिकी सहायक 5, डाटा एंट्री ऑपरेटर 1, अंकेक्षक 125, अंकेक्षक सहयोग समितियां 198, टोटल 1481। और चेयरमैन साहब से यह भी पूछा गया था कि क्या सीजीएल 4 की वैकेंसी में सीटों की संख्या में इजाफा होगा, तो उन्होंने स्पष्ट किया नहीं। सीटों की संख्या में इजाफा इंटर स्तरीय वाला में होगा 10,000, तो इसमें कोई सीट में इजाफा होने वाला नहीं है चेयरमैन साहब के स्टेटमेंट के अनुसार। आगे अब बाबू बस यही है, वही सब चीज है। जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, फिर अलग अलग पद को लेकर जो है अलग अलग चीज है। जैसे आप कनीय सांख्यिकी सहायक बनना चाहते हैं तो गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्यिक या सांख्यिकी से आपका स्नातक होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। फिर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तब आप एलिजिबल हैं जब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए अथवा बीएससी आईटी या समकक्ष डिग्री प्राप्त करते हैं। फिर अंकेक्षक वित्त विभाग, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो। अंकेक्षक सहयोग समितियां
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा वाणिज्य में स्नातक पास हो। तो अलग अलग पोस्ट को लेकर अलग अलग योग्यता है, लेकिन जो सबसे बड़ा पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। यहां पर कोई ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, गणित से होना चाहिए, वाणिज्य से होना चाहिए, सांख्यिकी से होना चाहिए, नहीं। इस बात को हमने स्पष्ट कर दिया। अब इसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए, दूसरा उम्र कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिक से अधिक उम्र की अगर हम बात करें तो अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, यानी जनरल पुरुष 37 वर्ष, जनरल महिला 40 वर्ष। फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला, यानी ओबीसी और ईबीसी महिला और पुरुष दोनों 40 वर्ष, कम से कम 21 और अधिक से अधिक 40 वर्ष। यानी अगर आपका उम्र कम से कम 21 और अधिक से अधिक 40 वर्ष से कम है, आप ओबीसी कैटेगरी के महिला या पुरुष है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष। फिर सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी उपर्युक्त कोटि बार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट। समझ गए, ये है। अब इसके बाद ये तो अब खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। अब सबको 100 रुपया लगेगा, पहले 540 रुपया लगता, लेकिन अब सबको 100 रुपया लगेगा। ये तो बहुत बढ़िया चीज की है हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, ठीक है। फिर इसको लेकर हम चर्चा किए ही हैं कि एग्जाम में जीके का 50 गो क्वेश्चन, रीजनिंग का 50 गो, गणित का 25 गो, सामान्य विज्ञान का 25 गो, 150। और फिर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क, 600 मार्क, और 1/4 निगेटिव होता है। और पीटी एग्जाम जब देते हैं तो जितना सीट होता है ना, उसका 5 गुना रिजल्ट देता है। पीटी एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो 1481 गुना 5 कीजिए, 5 एकम 5, 8 पंचे 40, 0 4, 5 का 20, 4 24, 2 और 5 2 7, 7405 इतना सीट का रिजल्ट देगा। 5 गुना, मतलब आप समझ रहे हैं किस लेवल का तैयारी चाहिए। और एक बात हम आपको बता दें, देखिए जैसे हम बिहार दरोगा वालों को कहते हैं जीएस का बादशाह बनिए, जीएस पर अच्छी पकड़ हो गई। हमारा बिहार दरोगा में 4 बार रिजल्ट हुआ है, जीएस पर अच्छा पकड़ हो गया था, इसी वजह से हुआ। और जीएस में भी डाटा पर बहुत पकड़ होना चाहिए, डाटा पर बहुत पकड़ होना चाहिए। बिहार दरोगा को लेकर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, 75% डाटा, 25% कंसेप्ट। 75% डाटा, 25% कंसेप्ट। यानी जीएस में 75% डाटा आपको याद रखना, 25% कंसेप्ट। आप दरोगा एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा। हम 4 बार दरोगा एग्जाम निकाले, उस आधार पर हम बोल रहे हैं। मेरा डाटा पर बहुत ज्यादा पकड़ था, एग्जाम एकदम आंख बंद करके जाते थे, एग्जाम निकलता था। तो उसी प्रकार सीजीएल 4 को लेकर के सीजीएल 3 में संस्थान से सैकड़ों की संख्या में छात्र ने सफलता प्राप्त किया है, जिसका वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, आप जाकर के देख सकते हैं। सीजीएल 3 में सफलता के वजह से ही सीजीएल 4 का बैच हम लाए हैं। तो हम देखे कुछ बच्चा, एक तो हम आपको बता दें, उसमें से अधिकतर बच्चा हम क्या देखे पता है कि हमारे बिहार दरोगा बैच के हैं। तो बिहार दरोगा बैच में आया तो जीएस तो हम उसका मजबूत कर दिए, लेकिन बाद में जाकर के जब 1-to-1 वार्तालाप हुआ तो उसमें जब हम उनसे पूछे मैथ रीजनिंग को लेकर, जीएस को लेकर, तो जीएस हम पढ़ाए थे, हमको पता था जीएस आप लोग बहुत बेहतर बना के आइएगा, हम उनको बोले, लेकिन मैथ रीजनिंग में आप लोग क्या किए? तो मैथ रीजनिंग में एक तो प्रभुराज सर, आप पूछ लीजिएगा उस समय का, अगर कोई बच्चा हो, कोई आपका सीनियर हो जो यहां से पढ़ा हो, प्रभुराज सर से मैथ रीजनिंग बहुत बेहतर तैयारी करवाते हैं प्रभु सर। आप स्वयं कीजिएगा, आज ही हम आपको मिला देंगे, क्योंकि देखिए 50% वेटेज उनका है, तो आज फर्स्ट डे मिलाना जरूरी है। किसी भी बैच में हम फर्स्ट डे किसी भी टीचर को नहीं मिलाते हैं, हम अपने रहते हैं, लेकिन
इसमें उनका वेटेज 50% है। तो आज ही हम मिला देंगे और आज से पढ़ाई लिखाई हम शुरू कर देंगे। आज से पढ़ाई लिखाई शुरू कर देंगे, इंतजार करने से कुछ नहीं होने जा रहा है। समझ गए बाबू? तो एक तो प्रभु राज सर बेहतरीन ढंग से जो है मैथ रीजनिंग करवाते हैं। कोई भी बैच अगर हम उनको देते हैं, बिहार दरोगा बैच में भी अच्छा मैथ रीजनिंग करवा देते हैं। और उन लोगों ने बिहार दरोगा बैच के जिन बच्चों का बिहार एसएससी सीजीएल 3 में रिजल्ट हुआ, तो उनसे पूछे तो ये पता चला कि मैथ रीजनिंग उनका पहले से थोड़ा अच्छा था। और बिहार दरोगा बैच में प्रभु सर जो मैथ रीजनिंग करवाए उससे भी हमको हेल्प मिल गया। और बिहार एसएससी सीजीएल बैच से तो रिजल्ट हुआ, तो उसमें तो पूरा हम लोग सिलेबस कंप्लीट करवाए थे। तो यहां पर जैसे हम दरोगा बैच के बच्चों को कहते हैं जीएस पर पकड़ मजबूत कीजिए, यहां पर हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 के बारे में अगर बाबू आप लोग सोच रहे हैं, हम एकदम आपसे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, आपको काम मैथ रीजनिंग पर पुरजोर तरीका से करना होगा। क्योंकि हमने देखा है, हम 1 to 1 विद्यार्थी को बैठा करके, जैसे अगर कोई आता था सफल होकर के आया तो फिर उनको सम्मानित करके उनको बोल देते हैं नीचे में आप बैठिए, हम 5 लाइन आपसे बात करेंगे। तो 5 लाइन में पूछते हैं, रणनीति पूछते हैं, सब चीज के बारे में पूछते हैं और वही सब बात अनुभव लेते हैं और वो सब चीज हम आपको शेयर करते हैं। हम आज पहला क्लास में इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं बाबू, आप अगर सीजीएल 4 में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आज से कम 3 से 4 घंटा, आज से कम 3 से 4 घंटा डेली मैथ रीजनिंग पढ़िए, मैथ रीजनिंग पर काम कीजिए डेली। अगर बिहार एसएससी सीजीएल 4 में एक सीट पक्का चाहते हैं तो संस्थान से जो बच्चे सफल हुए हैं उनमें हम एक चीज देखे सीजीएल 3 में कि उनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा था, जीएस एवरेज था। मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा था, जीएस या तो एवरेज था या एवरेज से थोड़ा अच्छा था। मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा था, जीएस या तो एवरेज था या एवरेज से थोड़ा अच्छा था। यह चीज हमने देखा है। तो मैथ रीजनिंग पर काम करना जरूरी नहीं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम लोग जो आपको तैयारी करवाएंगे, हमारा अपना अलग पैटर्न, हम सबसे अलग होकर के काम करते हैं और सबको उस मार्ग पर काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और लोग करते भी हैं। आप पता कर लीजिएगा। जैसे 1-2 एग्जाम्पल हम आपको यहां पर देना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल तो हम पीवाईक्यू को लेकर के देना चाहते हैं। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, जब हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे ना, पहले तो बिहार पुलिस का तैयारी किए, फिजिकल नहीं निकल पाया। जब सबसे छोटका एग्जाम नहीं निकला तो सबसे बिहार के सबसे बड़का एग्जाम को टारगेट किया और निकाले और इंटरव्यू भी दिए, लेकिन मेरिट नहीं बना। कुछ मार्क की वजह से मेरिट नहीं बना। तो बीपीएससी की तैयारी के दौरान जो है और बिहार पुलिस की तैयारी के दौरान हमने आपको क्या बोला था? बिहार पुलिस का तैयारी हमने मात्र 3 माह किया था और मात्र 100 गो पीवाईक्यू को आधार बना करके तैयारी किए थे। मात्र 100 गो पीवाईक्यू हमको बिहार पुलिस का मिल पाया था। उसी समय से 2013-14 से या तो हम खुद अगर तैयारी करते हैं तो उसमें भी सबसे पहले हम पीवाईक्यू को देखते हैं, या हम अपने बच्चों को अगर तैयारी करवाते हैं तो उसमें हम पीवाईक्यू जरूर करवाते हैं। चाहे हम होमवर्क सीरीज के जरिए पीवाईक्यू करवाएं या किसी भी जरिए पीवाईक्यू करवाएं, लेकिन हम करवाते जरूर हैं। और हां, सिर्फ पीवाईक्यू करने मात्र भर से आपका रिजल्ट नहीं होगा बाबू। पीवाईक्यू तो आपको एक रास्ता दिखाता है कि इस रास्ता पर चलना है। जैसे एक शिक्षक छात्र को रास्ता दिखाता है, राज्य का नीति निर्देशक तक सरकार को रास्ता दिखाता है।
वैसे पीवाईक्यू छात्रों को यह रास्ता दिखाता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यू आपको यह रास्ता दिखाता है। तो पीवाईक्यू हम लोग करवाएंगे बिहार एसएससी सीजीएल 3, 2, 1 तीनों का पीवाईक्यू करवाएंगे। और पीवाईक्यू के आधार पर जो है, जैसे जीएस का पीवाईक्यू हम करवाएंगे, मैथ रीजनिंग का पीवाईक्यू प्रभुराज सर करवाएंगे, और पीवाईक्यू को हम लोग आधार बना करके पीवाईक्यू को हम लोग आधार बनाएंगे और पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, और पूरे सिलेबस को भी हम आपको डिफाइन करेंगे। और सिलेबस डिफाइन पीवाईक्यू को देख करके ही होता है। सिलेबस डिफाइन की अगर हम बात करें तो सिलेबस डिफाइन जो है पीवाईक्यू को देख करके होता है। जैसे मान लिया जाए कि बिहार एसएससी में हम एक खासियत देखे हैं। क्या खासियत देखे हैं बाबू जानते हैं? बिहार एसएससी में विश्व के प्रमुख महादेश के देशों के राजधानी और मुद्रा जरूर पूछा है। विश्व के प्रमुख महादेश के देशों के राजधानी और मुद्रा जरूर पूछा है। तो जो राजधानी और मुद्रा जरूर पूछा है, तो वो राजधानी और मुद्रा पर हमको काम करना है। और जीके में हमने देखा है कि बिहार एसएससी थोड़ा एस्थेटिकल जीके पूछता है। अगर आप थोड़ा गौर कीजिएगा, एस्थेटिकल जीके पूछता है, एस्थेटिक्स पूछता है। तो जो एस्थेटिकल जीके पूछता है, रणनीति हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना होगा, और जो पूछता है उस पर हम लोगों को काम करना होगा। जो पूछता है, अगर जीएस की हम बात करें, जीएस मतलब जनरल साइंस हम नहीं बोल रहे हैं, अगर जीएस मतलब जनरल स्टडीज की हम बात बोल रहे हैं, जनरल स्टडीज महासागर के समान है। महासागर जिसका कोई अंत नहीं है। प्रशांत महासागर का कोई और छोर है? भले मानचित्र पर दिखा देते हैं, वो अलग बात है। प्रशांत महासागर को आप तैर पाइएगा? बोलिए, नहीं तैर पाइएगा। जीएस महासागर के जैसा है, उसमें आपको रणनीतिक वे में काम करना होगा, स्मार्टली काम करना होगा, अच्छे से काम करना होगा। और स्मार्टली मतलब पीवाईक्यू को आधार बनाकर जहां जहां से प्रश्न आया है, जैसे मान लिया जाए देश राजधानी मुद्रा से प्रश्न आया है, तो देश राजधानी मुद्रा पे हम लोग काम करेंगे। संगठन के स्थापना वर्ष और मुख्यालय से प्रश्न आया है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी बनाना है, और स्ट्रेटजी पीवाईक्यू को करवाते हुए बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। पीवाईक्यू को करवाते हुए हम लोग स्ट्रेटजी बना लेंगे, पीवाईक्यू को करवाते हुए हम लोग स्ट्रेटजी बना लेंगे। समझ गए बाबू? अब देखिएगा आप कि हम लोग आपको कैसे मदद करेंगे और आपको क्या करना है। देखिए बाबू, हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट पढ़ाते हैं और स्टैटिक्स भी पढ़ाते हैं। हम आपको ये सब चीज पढ़ाएंगे। बिट्टू झा सर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, वो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैथ रीजनिंग प्रभुराज सर पढ़ाएंगे। इसके अलावे अगर हम लोग देखें तो इसके अलावे कुछ टीचर को और इंट्रोड्यूस करेंगे आपके बैच में। हम आपको आज पहला क्लास में ही बोल दे रहे हैं, ताकि आप किसी भी उहापोह में ना रहे। जैसे एक टीचर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, आलोक सर। आलोक सर को आपके क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे। आलोक सर को कौन चीज के लिए आपके क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल।
विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, उसको लेकर हम इंट्रोड्यूस करेंगे और पीवाईक्यू में हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि संस्थान में आप बाबू पता कर लीजिएगा, ये कोई पहला बैच नहीं है। हम 2015 से पढ़ा रहे हैं, 2013 में जनरल कंपटीशन में कूदे, 2013 से 15 तैयारी किए, 15 से 16 भी तैयारी किए, लेकिन 15 से 16 के बीच में तैयारी भी कर रहे थे और पढ़ा भी रहे थे। पढ़ा रहे हैं 2015 से, कोचिंग स्थापित हुआ है 2017 में। तो वो जो 2015 से 2017 का दौर है, उसमें यूपी जाते थे पढ़ाने के लिए, समझ गए। तो आपका ये बैच पहला बैच नहीं है, 2017 से कोचिंग खोले हैं, तब से लेकर आज तक। आलोक सर पिछले 9 माह 10 माह से कोचिंग से जुड़े हैं। उसके पहले पीवाईक्यू हम स्वयं करवाते थे, लेकिन जब से आलोक सर जुड़े हैं और आलोक सर को जो हम जोड़े हैं, वही पीवाईक्यू, हर एग्जाम का पीवाईक्यू और वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैप, इसको लेकर के आलोक सर को जोड़े हैं हम। तो आप देखिएगा, बीपीएससी बैच में भी पीवाईक्यू आलोक सर करवाए हैं, बिहार दरोगा बैच में भी पीवाईक्यू आलोक सर करवाए हैं, जो 1 साल के भीतर बिहार दरोगा बैच आया है। फिर बिहार पुलिस बैच में भी पीवाईक्यू आलोक सर करवाए हैं। अब कहिएगा बिहार पुलिसों में करवा रहे हैं, बीपीएससी में करवा रहे हैं, तो उनका बीपीएससी निकला है, और बीपीएससी जो है उनका 66 या 67 निकला है, और उसी आधार पर हम उनको कोचिंगों में रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, वो यूपी के हैं, यूपी के हैं, तो डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गया था उनसे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी के कारण जो है उनको छांट दिया गया है। तो पीवाईक्यू वही करवाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी करवा देंगे। तो और एस्थेटिक्स का बहुत अहम रोल है बाबू, एस्थेटिक्स का। तो कुछ एस्थेटिक्स हम भी करवा देंगे, और कुछ एस्थेटिक्स जो है एक सुब्रत सर हैं वो करवाते हैं, वो उनसे भी हम आपको करवा देंगे। वो पूरा एस्थेटिक्स करवाएंगे, हम उसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करवा देंगे, उनको हम जिम्मेदारी दे देंगे पूरा एस्थेटिक्स करवाने का। और क्लास में पहले से पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन बैच सब में जो है एस्थेटिक्स आपको बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, पिछले 6 माह से पढ़ा रहे हैं, समझ गए बाबू। तो ये सब कुछ टीचर को हम और भी इंट्रोड्यूस करेंगे, इस बात से भी किस सेगमेंट में किसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम आपको बता ही दिए हैं। तो कोई उहापोह वाली बात ना हो, कोई असमंजस वाली बात ना हो, इतना बात सब चीज तो हम बोल दिए हैं। अब हम आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। हम आपसे पहली अपेक्षा बाबू यह रखते हैं, हम आपसे बाबू पहली अपेक्षा यह रखते हैं कि आप अनुशासित होकर पढ़ाई करें। जब हम अनुशासन की बात करें तो मेरे अनुशासन का मतलब होता है डेली क्लास आना, क्लास में अच्छे से पढ़ाई करना, शोर हो हल्ला नहीं करना, क्लास का होमवर्क करना। मेरे अनुशासन का मतलब ये होता है। और एक बात स्पष्ट यह भी कर देना चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास से ही रिवीजन शुरू कर दीजिए। बाद में रिवीजन का समय मिलेगा नहीं मिलेगा हमको नहीं पता है, फर्स्ट डे से रिवीजन करना शुरू कीजिए। साथ ही साथ हम आपको यह भी कहना चाहते हैं, रिजल्ट उसका होगा जो क्लास के अलावे भी घर पर 6 से 7 घंटा पढ़ेगा, क्लास के अलावे भी घर पर 6 से 7 घंटा पढ़ेगा। और जो 6 से 7 घंटा पढ़ेगा उसमें 3 से 4 घंटा मैथ रीजनिंग पर समय देगा। अगर 4 घंटा मैथ रीजनिंग पर समय दे रहे हैं तो 2 घंटा मैथ 2 घंटा रीजनिंग, अगर 3 घंटा दे रहे हैं तो 1.5 घंटा मैथ 1.5 घंटा रीजनिंग, और फिर 2 से 3 घंटा जीएस, 2 से 3 घंटा जीएस। तो 6 से 7 घंटा जो भी बच्चा
पढ़ेगा, 6 से 7 घंटा जो भी बच्चा पढ़ेगा उसका रिजल्ट होगा। और अभी एट फर्स्ट हम लोग 50 से 60% सिलेबस कवर करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग टेस्ट की भी शुरुआत करेंगे। और जहां तक आपके बैच का सवाल है, आपके बैच में हम लोग पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाने के साथ साथ आपके बैच में हम 10 गो टेस्ट भी करवाएंगे, 10 गो टेस्ट करवाएंगे, 5 गो मैथ रीजनिंग का, 5 गो जीके जीएस का, 10 गो टेस्ट करवाएंगे, 5 गो मैथ रीजनिंग का, 5 गो जीके जीएस का टेस्ट भी करवाएंगे। और ये टेस्ट या तो फुल लेंथ हो सकता है या सब्जेक्ट वाइज हो सकता है। और ये टेस्ट अभी नहीं होगा, ये टेस्ट होगा परीक्षा से 1 माह पहले, ये टेस्ट शुरू होगा 10 दिन। तो आपके बैच में देखिए बाबू, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 चीज से गुजरना होता है। पहला पीवाईक्यू, दूसरा पूरा सिलेबस, और तीसरा कुछ मॉक। तो इस बैच में हम आपको पूर्ण तैयारी कराएंगे और संपूर्णता से तैयारी करवाएंगे। पीवाईक्यू भी हम करवाएंगे, पूरा सिलेबस भी कवर करवाएंगे, और लास्ट में 10 टेस्ट भी हम आपको करवाएंगे। ये पूरा हम आपको करवाएंगे, ठीक है बाबू। तो हम आपको इस रूप में मदद कर सकते हैं। तो हम किस रूप में मदद कर सकते हैं, हम आपको ये भी बात बोल दिए हैं। और आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हम ये भी बात बोल दिए हैं। आज पहला दिन है, कुछ पीवाईक्यू से हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो पीवाईक्यू ये हम करवा रहे हैं, CGL 3 के मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी बिहार SSC CGL में जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ गए बाबू। तो कुछ पीवाईक्यू हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है बाबू। तो आइएगा, तो जितनी जानकारी थी हमने आपको देने का प्रयास किया, आशा करते हैं आप समझे होंगे। देखिए, जैसे ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देश राजधानी से, और देश राजधानी क्या है, एक प्रकार का एस्थेटिक्स है, एस्थेटिक्स जीके है। तो पूछा जा रहा है लोमे, LOME, लोमे निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। देखिए, लोमे बेनिन की राजधानी है, घाना की राजधानी है, पेरू की राजधानी है, टोगो की राजधानी है। देखिए बाबू, बेनिन, घाना, टोगो, ये तीनों देश अफ्रीका महादेश का है, अफ्रीका महादेश का है। अगर हम लोग मानचित्र पर आए, मानचित्र लगाया है ना जी, भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र नहीं लगाया है, यहां पे मानचित्र लगाओ थोड़ा, यहां पे लगाओ मानचित्र, मानचित्र लगा दिया करो यार। यहां पे गर्म पानी रखा करो, ठंडा पानी ठीक नहीं होता है। विश्व का मानचित्र मतलब खोजने में यार तुमको 2 घंटा लग जाता है, बताओ। ई वाला लगो, नहीं वाला, उसके बाद वाला जो था। हाँ, ई वाला लगाओ। अरे ई वाला दिमाग नहीं काम करता है जी। आइए आइए बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो तीनों देश है, बेनिन, घाना, टोगो, ये सब अफ्रीका महादेश का देश है। और पेरू जो है साउथ, पेरू की अगर हम बात करें तो पेरू जो है, पेरू आपको साउथ अमेरिका महादेश का देश है। यहां पर देखिए, नॉर्थ अमेरिका महादेश है, ये नॉर्थ अमेरिका महादेश है।
ये साउथ अमेरिका महादेश है, यूरोप महादेश है, अफ्रीका महादेश है, एशिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है और अंटार्कटिका महादेश है। तो टोटल 7 महादेश है। आप मानचित्र पर देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 महादेश है। और इन 7 महादेशों में ही ये अफ्रीका महादेश है और ये साउथ अमेरिका महादेश है। तो अब बाबू आप देखिएगा कि पेरू की राजधानी लीमा है। लीमा LIMA, लीमा। लेकिन यहां पर देखिए लोमे है, लीमा ना है, लोमे है। तो लोमे की अगर हम बात करें तो जो लोमे है ना, टोगो की राजधानी है। टोगो देश की राजधानी की अगर हम बात करें तो टोगो की राजधानी है लोमे, टोगो की राजधानी है। तो इस प्रश्न का उत्तर पेरू नहीं होगा बल्कि टोगो होगा। टोगो की राजधानी है लोमे। फिर इसके अलावा बेनिन, अफ्रीका महादेश का एक देश है, इसकी राजधानी पोर्टो नोव है। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी जो है बाबू आपको पोर्टो नोव है। पोर्टो नोव जो है इसकी राजधानी है। फिर घाना की राजधानी है अकरा। घाना की राजधानी की अगर हम बात करें तो घाना की राजधानी क्या है बाबू आपको? अकरा। और आप इस बात को दिमाग में जाने दीजिएगा कि देखिए, ऐसा नहीं कि CGL 382 में देश राजधानी पूछा ना है, CGL 2 में भी जाकर देखिए, CGL 1 में भी जाकर देखिए, सब CGL में देश राजधानी मुद्रा पूछा है। तो यहां पर एक जो सिलेबस डिफाइन हो रहा है वो यह कि आपको देश राजधानी मुद्रा करना है, देश राजधानी मुद्रा पढ़ना है। समझ गए बाबू? तो ये चीज है। अब आगे आ जाइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहां स्थित है? ई भी क्या कोई सब्जेक्ट का है? अगर कहे तो इसको आप ज्योग्राफी में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको जो है सामान्य तौर पर एस्थेटिक्स में ही पढ़ाया जाता है। इसको सामान्य तौर पर एस्थेटिक्स में ही पढ़ाया जाता है। यह भी एक प्रकार का एस्थेटिक्स ही है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अगर हम बात करें तो यह जो संगठन है इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस संगठन की हम बात करें तो यह जो संगठन है, यह संगठन वर्ष 1969 में स्थापित हुआ है और इसका मुख्यालय अगर देखा जाए तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर वी नारायण। आगे देखिए, अगर इसकी आप बात करेंगे, पता है बाबू, ये करेंट है, करंट अफेयर, समसामयिकी घटना। आपको गीता गोपीनाथ ये भारतीय मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री है, गीता गोपीनाथ। और गीता गोपीनाथ की अगर हम बात करें तो ये 2019 से 2022 तक IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ही शॉर्ट में हम लोग IMF कहते हैं। IMF के उप प्रबंधक के तौर पर काम 2019 से 2022 तक की है और ये प्रथम महिला हुई। गीता गोपीनाथ की अगर हम बात करें तो गीता गोपीनाथ जो है आपको IMF की पहली मुख्य अर्थशास्त्री महिला बनी है,
आईएमएफ की गीता गोपीनाथ, आईएमएफ की गीता गोपीनाथ। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको आईएमएफ हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है एक प्रकार से। देखिए ये भी, इसको अगर हम लोग देखें तो ये भी एक प्रकार से जो है स्टैटिक्स है। और आप देखिएगा सार्क के बारे में सीजीएल 3 में नहीं, सीजीएल 2 में भी पूछा है, सीजीएल फर्स्ट में भी पूछा, आप जाकर के देख लीजिएगा। सार्क सीजीएल का बड़ी फेवरेट टॉपिक है। कभी स्थापना वर्ष पूछेगा, कभी मुख्यालय पूछेगा, कभी निम्न में से कौन सार्क का देश है, कौन सार्क का देश नहीं है, ये पूछेगा। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी अंग्रेजी में कहे द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, फॉर रीजनल REGIO रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी दक्षिण एशिया के जो देश है, दक्षिण एशिया के जो देश है, देखिए कोई भी महादेश है, कोई भी देश है, उसका उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, तो एशिया महादेश के अंतर्गत दक्षिण एशिया में जो देश है, उन देशों में आपसी सहयोग बनाई जा सके, उन देशों में आपसी सहयोग बनाई जा सके, इसी को लेकर जो है सार्क की स्थापना हुई है। और सार्क की स्थापना 1985 में हुई है। सार्क की स्थापना जो है आपको कब हुई है? 1985 में। और सार्क में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। अगर आप मानचित्र पर आएंगे, भारत दक्षिण एशिया में आता है। ये जो है आपको दक्षिण एशियाई देश है। सार्क की अगर हम लोग बात करें तो सार्क के अंतर्गत जो 8 सदस्य राष्ट्र है, सार्क के अंतर्गत जो 8 सदस्य राष्ट्र है, सार्क के 8 सदस्य राष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो सार्क का जो 8 सदस्य राष्ट्र है उसमें भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद जो है आपको नेपाल है, नेपाल के बाद आपको भूटान है, भूटान है, भूटान के बाद जो है आपको मालदीव है, मालदीव है, मालदीव के बाद आपको श्रीलंका है, मालदीव के बाद आपको श्रीलंका है। देखिए इन देशों की अगर आप बात करेंगे तो ये भारत के आसपास ही स्थित देश है। भारत है, भारत के दक्षिण में यहां श्रीलंका है, भारत के दक्षिण में ही यहां पर मालदीव है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है मालदीव, द्वीपीय देश है मालदीव जो कि हिंद महासागर में है। फिर भारत के उत्तर में नेपाल है, भारत के उत्तर में भूटान है, भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, फिर भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। तो भारत के आसपास के जो देश है वही सब जो है आपको सार्क का सदस्य राष्ट्र है। और सार्क के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू। कहां है? काठमांडू। काठमांडू, काठमांडू नेपाल में है। कहां है? नेपाल। नेपाल की राजधानी नगर कहां है? काठमांडू में। नेपाल, नेपाल की राजधानी नगर काठमांडू में जो है आपको सार्क का मुख्यालय है। मैथ वाले सर से भी आपको अवगत करवा देते, 50% उनका वेटेज है। मैथ वाले सर से हम चाहेंगे कि अब आप आ जाइए, इस क्वेश्चन को तब तक हम लोग देख लेते हैं। जब तक सर आते हैं तब तक इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान में सुधार के लिए एलएम सिंघवी समिति की अनुमोदन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? राजीव गांधी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा। तो थोड़ा सा बाबू सुनिएगा, समझिएगा। एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति का संबंध पंचायती राज संस्थान से है, ठीक है। और जानते हैं बाबू, सिर्फ एलएम सिंघवी समिति का संबंध पंचायती राज संस्थान से नहीं है, बल्कि कई सारी समितियां हैं जिसका संबंध पंचायती राज संस्थान से है।
बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, पीके थुंगन कमेटी, वी गॉडगिल कमेटी, जी वी के रॉ समिति, ये तमाम ऐसी समितियां हैं जिसका संबंध पंचायती राज संस्था से है। देखिए बाबू, आपको यहां पर थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां पर सब बात हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। एगो है बाबू, आपको गौर से सुनिए समझिए, एगो है बाबू आपको बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी की अगर हम बात करें तो इसका गठन जनवरी 1957 में हुआ है और यह आयोग अपना रिपोर्ट नवंबर 1957 में दिया और बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही यह सिफारिश किया था कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया जाना चाहिए, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। 1957 के समय अगर देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनका कालखंड अगर देखा जाए तो इनका कालखंड है आपको 1947 से 1964 और 1947 से 1964 के बीच में ही 1957 आता है। तो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान में सुधार को लेकर बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था, जिसका अनुमोदन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश को ध्यान में रखते हुए ही राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया, 2 अक्टूबर 1959 को किया। और आगे चलकर पंडित नेहरू ने 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिला में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तो पंचायती राज संस्थान में सुधार को लेकर जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, इसका अनुमोदन पंडित जवाहरलाल नेहरू नामक प्रधानमंत्री ने किया। इसके बाद आपको बाबू बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद आगे है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी की बाबू अगर हम बात करें तो जो अशोक मेहता कमेटी है, इसका गठन 1977 में हुआ है और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई। पहली बार पता है बाबू, देश में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा ही 1977 ईस्वी में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था और अशोक मेहता कमेटी ने ही यह सिफारिश किया था कि पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाया जाना चाहिए, जिसमें एक मंडल पंचायत होगा और एक जिला परिषद होगा। 15 से 20 हजार ग्रामीण आबादी पर एक मंडल पंचायत होगा और जिला स्तर पर एक जिला परिषद होगा, जिला स्तर पर एक जिला परिषद होगा। यह सिफारिश अशोक मेहता कमेटी ने किया था। इसके बाद बाबू आपको आगे अगर देखा जाए तो एक है बाबू आपको GVK रॉ समिति। GVK रॉ समिति, गौर फरमाइएगा, रॉ समिति, इसका गठन 1985 में हुआ। आगे है बाबू आपको LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति की अगर हम बात करें तो LM सिंघवी समिति का गठन जो है बाबू आपको 1986 में हुआ। फिर आगे है बाबू आपको गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति आगे है बाबू आपको, गॉडगिल समिति। और गॉडगिल समिति जो है 1988 में गठित हुआ है। फिर आगे है बाबू आपको थुंगन समिति। थुंगन समिति, थुंगन समिति का गठन जो है बाबू आपको 1988 में ही हुआ है, 1988 में ही हुआ है। फिर आगे है आपको 64वां संविधान संशोधन। 64वां संविधान संशोधन 1989 में आया है। अब समझिएगा, आप याद कीजिए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका कार्यकाल 1947 से 64 पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ। फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। फिर आगे चलकर प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 तक रहे।
लाल बहादुर शास्त्री का भी पद पर रहते हुए निधन हुआ। फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एज ए प्रधानमंत्री, उनका पहला कार्यकाल है 1966 से 1977। फिर 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, 1977 से 1979। फिर 1979 से 1980 चौधरी चरण सिंह। फिर 1980 से 1984 इंदिरा गांधी। फिर 1984 से 1989 राजीव गांधी। राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं और राजीव गांधी का एज ए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा है 1984 से 1989। तो राजीव गांधी की अगर हम बात करें तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद पर हैं 1984 से 1989। प्रधानमंत्री राजीव गांधी सच में यह चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था में वास्तविक तौर पर सुधार लाया जाए। वास्तविक तौर पर सुधार लाया जाए, वास्तविक तौर पर। मतलब वो नेता वाली बात ना है कि नेता अगर कहीं गया, बिजली ना है, फोन करेगा, अरे काहे बिजली ना है जी, बिजली दो जल्दी, और थोड़ा देर के बाद वही नेता फोन करके कह देगा जब तक हम थे तब तक दे दिया, काट दो, अब कोई दिक्कत नहीं। मतलब ई वाली बात ना, मतलब दिखावटी बात ना। सच में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर उत्सुक थे राजीव गांधी, और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर, पंचायती राज व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगा, पंचायती राज व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगा, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में जीवीके रॉ समिति का गठन हुआ, एलएम सिंघवी समिति का गठन हुआ, गॉडगिल समिति का गठन हुआ, थुंगन समिति का गठन हुआ, और लास्टली यह उपाय निकला, यह बात स्पष्ट हुआ कि पंचायती राज संस्था को अगर सच में सुधारना है, पंचायती राज संस्था में अगर सच में सुधार करना है तो उसे संवैधानिक दर्जा देना होगा, तो उसे संवैधानिक दर्जा देना होगा। तो फिर राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने हेतु 64वां संविधान संशोधन भी लाया। लेकिन 64वां संविधान संशोधन विधेयक को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार संसद से पारित नहीं करवा सका, संसद से पारित नहीं करवा सका। आगे चलकर 1989 के बाद, आगे चलकर 1991 में प्रधानमंत्री बने आपको पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, जो 1991 से 1996 ईस्वी तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। और पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रथम नेता हुए जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। टोटल 6 ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसमें वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री। एच.डी. देवगौड़ा हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। विश्वनाथ प्रताप सिंह है, प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। चौधरी चरण सिंह है, प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे, बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे। तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान ही 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया, और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
और जब पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो फिर एक निश्चित समय अंतराल पर पंचायत के लिए चुनाव होने लगे। पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, एससी एसटी को आरक्षण दिया गया, पंचायत को वित्त उपलब्ध करवाया गया, वित्त मतलब रुपया पैसा, पंचायत को वित्त उपलब्ध करवाया गया और संवैधानिक तौर पर पंचायती राज संस्था को 29 विषय काम करने के लिए दिए गए, 29 विषय काम करने के लिए दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये है बाबू आपको पंचायती राज संस्था को लेकर। तो अगर आप समझे हैं तो आप हमको बताइए इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, सही बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। बड़ी कॉन्फिडेंस आप लोग का लूज है महाराज। कॉन्फिडेंस एकदम ऐसा होना चाहिए दशरथ मांझी जैसा, छैनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़िए देंगे हम, और तोड़ दिए। दृढ़ संकल्पित थे वो, उनको अपनी पत्नी से प्रेम था, बेहद प्रेम था, पत्नी के दुख को वो नहीं देख सकते थे। तो उसी प्रकार आप भी अपने माँ बाप से बेहद प्रेम कीजिए, नहीं करते हैं तो कीजिए, अपने आप से बेहद प्रेम कीजिए और अपने आगे आने वाले पीढ़ी से बेहद प्रेम कीजिए और उनके प्रेम के लिए किताब, कॉपी, कलम को छैनी हथौड़ी बनाइए और दृढ़ संकल्पित होकर तब तक लगे रहिए जब तक अंतिम रूप से मेरिट में नाम ना आ जाए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पढ़ने से आता है, ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। कितनों कह देंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं आएगा। जिस रोज किताब और कॉपी को अपना छैनी हथौड़ी बना लिए, पेन को अपना छैनी हथौड़ी बना लिए, उस रोज कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बताइए, पूरा रामायण कह दिए, पूछे सीता कौन थी? राम की पत्नी, बोलना चाहिए राम की पत्नी थी, बात खत्म। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो बाबू क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। आज हम यहां तक ही रहेंगे, काहे कि मैथ और रीजनिंग भी, और मैथ और रीजनिंग आज से शुरू हो रहा है। कुछ क्वेश्चन सर PYQ का दिखा देंगे और सिलेबस शुरू कर देंगे, इंतजार नहीं करेंगे। क्या सर, तैयार है ना? हाँ, बन गया है PDF, आया, आ गया PDF, बंटवा दीजिए। PDF लाए, एक PDF दे रहे हैं, ठीक है? आज आए हैं तो खाली हाथ काहे जाइएगा, ठीक है? PDF आ गया है तो दे दीजिए, अगर नहीं आया है तो जल्दी लाइए, ठीक है? तो क्वेश्चन आपका PPT लगाओ। देखिए, मैथ में एक सेक्शन होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जो है एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब के बारे में पढ़ना होता है। परसेंटेज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। परसेंटेज से जो है शुरुआत करेंगे। परसेंटेज का जो है कुछ पहले PYQ दिखा देंगे सर आपको कि देखिए CGL में परसेंटेज का इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, समझ गए? पानी पीजिएगा बाबू, क्या बोले? प्यास लगा है, पानी है बाहर में बाबू, ठीक है? मंगवा दे क्या है? पानी लाइएगा तो रुकिए, पानी गरम पानी पीजिएगा। मेरा तो गरम पानी होगा, हम तो गरम पानी पीते। पानी है जी, ठीक है, जुठाने की है, दे दीजिए ना, दे दीजिए। मेरा तो गर्म पानी है। चलिए, ठीक है, तो आप लोग मैथ रीजनिंग का क्लास कीजिए, पुनः कल हम मिलते हैं, ठीक है? धन्यवाद। देखिए, आपके सामने में जो है ना, ये CGL मेंस 23 जुलाई 2023 में जो परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, एक मिनट बाबू, यानी जो है आज हम लोग मिले हैं, कल शुक्रवार शनिवार है। देखिए, कल शुक्रवार शनिवार है, आज कौन दिन है? आज शुक्रवार, कल शनिवार रविवार है। तो आगे जो है बाबू, कल हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। कल हम क्यों नहीं मिल पाएंगे? तो 13 सितंबर को BPSC का एग्जाम है।
तो हम पहले से बीपीएससी वालों को कल समय दे दिए हैं। हम आपसे सोमवार को मिलेंगे बाबू, ठीक, हम सोमवार को मिलेंगे, ठीक है। और सैटरडे संडे को हम क्या करवा रहे हैं सुनिए। कल और परसों क्या करवा रहे हैं, क्लास बंद ना है, हम नहीं मिलेंगे, सिर्फ सर मिलेंगे आपसे। आज आपको 2-4-5 गो परसेंटेज का पीवाईक्यू देख करके परसेंटेज शुरू कर देंगे। और कल और परसों आप सब लोग 2 बजे आ जाइए, 2 बजे आ जाइए, 2 से 5, 2 से 5 आपके बैच का समय है। कल और परसों में सर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास में आप मैथ का पहले पूरा पीवाईक्यू करवा दीजिए। परसेंटेज आज आप शुरू कर दीजिए, हम ही नहीं बोल रहे हैं कि नहीं शुरू कीजिए आप, ठीक है, लेकिन पूरा मैथ का पीवाईक्यू आप दिखा दीजिए, पक्का है। तो कल और परसों हम नहीं मिलेंगे, हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। और क्लास में आपको आना है, और पीवाईक्यू वाला जो है पूरा बनवा करके, अभी डेमो चलेगा 1 सप्ताह, तो डेमो के दौरान जो भी मटेरियल है वो संस्थान की तरफ से जाएगा, तो पीवाईक्यू का भी पैसा नहीं लेना है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग का जो है पीवाईक्यू का पूरा मतलब 230 क्वेश्चन में बना है सर, मैथ का 230। मैथ में जो है सीजीएल में, सीजीएल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पीटी मेंस, बिहार एसएससी सीजीएल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पीटी मेंस में कुल मिलाकर के मैथ का जो है 230-31 क्वेश्चन बना है। वो 230-31 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है कल और परसों सर आपको करवाएंगे, और कल और परसों आपको करना है। क्योंकि देखिए समझ, जैसे अभी 5 को क्वेश्चन हम करवाए, तो इससे कितना चीज निकल करके सामने आया पता है बाबू? इससे 2-3 बात निकल करके सामने आया। क्या क्या निकल करके सामने आया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। एक बात यह, देश राजधानी मुद्रा याद रखना है। दूसरी बात यह, संगठन का मुख्यालय, स्थापना वर्ष और सदस्य राष्ट्र। और तीसरी बात यह, स्थानीय स्वशासन हमको पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन जानते हैं बाबू, सीजीएल का बहुत फेवरेट टॉपिक है। बिहार एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो सीजीएल का बहुत फेवरेट टॉपिक है कौन? स्थानीय स्वशासन। जैसे देश राजधानी मुद्रा हर बिहार एसएससी एग्जाम में पूछा है, वैसे ही स्थानीय स्वशासन हर बिहार एसएससी एग्जाम में पूछा है। आप पलट करके देख लीजिएगा। दिन रात हम क्या करते हैं, देखिए हम हुआ वाला टीचर ना है। हुआ का मतलब क्या हुआ? हुआ का मतलब हुआ पीपीटी लेके आ गए, हुआ कर रहे हैं ना, पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। अभी भी मेरे गाड़ी में कभी भी आप जाके देख सकते हैं, मेरे गाड़ी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट, चारों का एक ऑथेंटिक बुक और एक मेरा हैंड रिटन अपना नोट मेरे गाड़ी में। हम जिस गाड़ी में आएंगे जाएंगे उसमें रहेगा ही रहेगा। एकदम पढ़ते हैं, तो भर दिन तो पढ़ते ही रहते हैं, उसी आधार पर हम बोल रहे हैं। तो आज का जो हम 5 गो पीवाईक्यू करवा है, लेकिन यहां से 3 गो दिशा निर्देश दिए हैं। और आज आप जैसे जीवन में पहला प्यार याद रहता है, पहला क्लास भी याद होना चाहिए। आप एग्जाम हॉल में जाइएगा और ये 3 टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, अगर ये 3 टॉपिक से प्रश्न नहीं आया तब आप हमको कहिएगा। पंचायती राज, संगठन, मुख्यालय, स्थापना वर्ष, सदस्य राष्ट्र, देश राजधानी मुद्रा, ये तीनों टॉपिक से प्रश्न रहेगा बाबू। तो आज हम सिर्फ इतना आपको ज्ञान देके जा रहे हैं, 2-3 कंक्लूड कर देते हैं पूरा, तब चल जाएंगे। फिर मेरा भी बैच है आगे 4 बजे से, कंक्लूड कर देते हैं पूरा। आज जो 1.5 घंटा हम लेक्चर दिए हैं, इसका कंक्लूजन ये है, 6 से 7 घंटा घर पे रगड़ के पढ़ना है, सेल्फ स्टडी, और ये 2-3 टॉपिक जरूर पढ़ना है, और टॉपिक तो और भी पढ़ना है, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना। ठीक है सर, अब पढ़िए आप, और कल आपको यही काम करना जो हम बोले हैं, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले जो है ना 23 जुलाई 2023 में जो सीजीएल 3 का मेंस हुआ था ना, उसमें परसेंटेज के 4-5 क्वेश्चन थे। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं,
उसके बाद हम लोग परसेंटेज चैप्टरों की शुरुआत करेंगे, क्योंकि परसेंटेज ऐसा चैप्टर है ना जहां पे आपको हर एक एग्जाम में